अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे या समझेंगे वो टॉपिक जो है, अगर मैं कहूँ कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो गलत नहीं होगा। ये टॉपिक तो बहुत आसान है, समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं होती, लेकिन फ़ायदा इसका ये है कि ये बेतहाशा एप्लीकेशंस वगैरह के लिए यूज़ होता है। ये बेसिकली ब्रिजेज़ हैं। जो आज हमने पढ़ना है वो ब्रिजेज़ ब्रिजेज़ दो किस्म के जो कॉमनली यूज़ होते हैं, एक एसी ब्रिजेज़ होते हैं और डीसी ब्रिजेज़ होते हैं। डीसी ब्रिजेज़ वो डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट एप्लीकेशंस वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, और नॉर्मली ये स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो ये उस एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं जिधर हमने अननोन आर यानी कि रेजिस्टेंस मेजर करनी होती है। और एसी ब्रिज ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे हमने अननोन एल और सी को मेजर करना होता है। ये दोनों ब्रिजेज़ अपनी अपनी जगह पे यूज़फुल हैं, और कॉमनली ये डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप इसके इसका जो मेजर एडवांटेज ये मिलता है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, यानी कि इसकी बेस पे हम बेतहाशा फॉल्ट्स को ट्रेस कर सकते हैं। एक जनरल एग्जांपल में मैं आपको एक हमारे टीचर ने हमें ये एग्जांपल बताई थी, जो मैं एग्जांपल आपको भी कोट करता हूँ कि एक दफ़ा किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि उनका एक कम्युनिकेशन वायर या लिंक जो है वो डाउन हो गया। और काफ़ी उन्होंने ट्रबल शूट करने के बावजूद ये तो बात अंडरस्टैंड होगी कि कौन सी वायर डाउन हुई है, लेकिन ये नहीं समझ लग रही थी कि वो वायर कहाँ से कटी हुई है या डिस्टर्ब होगी। काफ़ी मतलब उन्होंने कोशिश करने के बावजूद भी वो ये चीज़ जज नहीं, क्योंकि मेजोरिटी केसेस में आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखें तो आपके पास ज़्यादातर वायर्स अंडरग्राउंड होती। अब अंडरग्राउंड वायर के अंदर ये जज करना कि किस जगह पे फॉल्ट है, यानी कि किस जगह पे वायर कट गई हुई है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें फॉल्ट नहीं ट्रेस होता तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये होती है कि अंडरग्राउंड वायर में हर पॉइंट, अगर हमने नई वायर डालनी है तब भी, और अगर मैंने फॉल्ट को ट्रेस करना है, दोनों सूरतों में मुझे फिर वो ही पॉइंट सारा खुदाई करनी पड़ती है, या पाइप के अंदर वो सारा का सारा वायर दोबारा डालनी पड़ती है, जो बहुत कॉस्टली सोल्यूशन बनता है। तो उसके अंदर जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो वो काफ़ी जो बंदों ने ट्राई किया, लेकिन उनको समझ नहीं लगी, तो उनके जो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट के टीचर थे उन्होंने ये एक प्रपोज़ल दिया, और वो प्रपोज़ल ये था कि उन्होंने कहा कि व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करके उसके थ्रू उन्होंने अननोन रेजिस्टेंस को मेजर किया, और उस अननोन रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट से उन्होंने लेंथ मेजर की, और लेंथ मेजर करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने बताया कि भाई इस पॉइंट पे अगर आप खुदाई करें तो यहाँ पे फॉल्ट होगा, और जब उस पॉइंट पे खुदाई की गई तो वहीं पे फॉल्ट था। और ये एक जगह भी बात नहीं है, ये मेजोरिटी केसेस में हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती कि हम पूरी वायर को ट्रबल शूट करें। फॉर एग्जांपल अंडरग्राउंड वायर की वायरिंग सिस्टम लगा हुआ है या अंडर वाटर वायरिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम पूरी वायर को ट्रबल शूट करें। तो फिर हमें सिर्फ इतनी सी बात होती है कि हम ना इन ब्रिजेस से ये चीज़ जज कर सकते हैं कि फॉल्ट हमारा किस लोकेशन पे, और फिर हम उसी लोकेशन पे जाके जब चेक करते हैं तो नॉर्मली वहीं पे फॉल्ट निकल आता है, और हम उस फॉल्ट को रिमूव कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस जगह पे ये टॉपिक बनता है कि भाई ये हमें ट्रबल शूट करने के लिए बड़ा यूज़फुल टॉपिक बनता है। ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर जनरलाइज फॉर्मेशन में हम देखें तो बेसिकली इसके अंदर चार, अगर आप देखो ना, तो चार रेजिस्टेंसेज लगी हुई हैं। चार रेजिस्टेंसेज की कॉम्पोजिशन अगर आप देखें तो ये रेक्टिफायर वाली कॉम्पोजिशन बनी हुई है, यानी कि अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस पी लगी हुई है, क्यू लगी हुई है, एक आर लगी हुई है, और एक एस लगी हुई है। ठीक है, ये चार रेजिस्टेंस आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है। और इन चार रेजिस्टेंस को अगर आप देखें तो ये चार रेजिस्टेंस में पी क्यू आर एस के दरमियान में आप अगर कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो यहाँ से अगर मैं कहूँ वोल्टेज आया, तो यहाँ से ये जो वोल्टेज है इस पॉइंट से आया, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, कुछ करंट इधर चला गया और कुछ करंट इधर चला गया। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दरमियान में लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो करंट आएगा ये करंट इधर जाएगा उस सूरत में जब इन दो पॉइंट्स के दरमियान में, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट इन दोनों इसके दरमियान में जाएगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो ये गैल्वेनोमीटर ज़ीरो रीडिंग शो करेगा।
अगर आप देखो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होगा कि जो वोल्टेज ड्रॉप आर के क्रॉस हो रहा है और जो वोल्टेज ड्रॉप एस के क्रॉस हो रहा है, अगर इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर इन दो पॉइंट्स में दरमियान में डिफरेंस नहीं होगा तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। इसको जनरलाइज फॉर्मेशन में देखें तो ये आपके पास आ गई एक फिगर। आप इसमें देखें तो यहाँ से जो करंट पास किया, ये करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक हिस्सा पी में चला गया और दूसरा हिस्सा क्यू में चला गया। और जो वोल्टेज ड्रॉप पी के क्रॉस हो रहा है और जो वोल्टेज ड्रॉप क्यू के क्रॉस हो रहा है, ये गारंटी नहीं है कि ये दोनों सेम हो। लेकिन उसके बाद अब आगे हमारे पास आ गई आर और एस आ गई। अब आर और एस के क्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वोल्टेज ड्रॉप बेसिकली डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर तो इन दोनों के दरमियान में वोल्टेज ड्रॉप सेम है, अगर तो इन दोनों के दरमियान में वोल्टेज ड्रॉप सेम है तो गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा। अगर इन दोनों के दरमियान में कोई प्लस का या माइनस का जो भी डिफरेंस है, गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो कर देगा। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है एक व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, होपफुली ये आपको अंडरस्टैंड हो जाए। सही है। अगर एक जनरल एग्जांपल देखता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे है 10 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मेरे पास 1 ओम रेजिस्टेंस है, और मैं कहूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज आ रहा है वो है 10 वोल्ट मैंने अप्लाई किया है, यानी कि सप्लाई वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है। तो आप देखो कि यहाँ पे अगर मेरे पास वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे जो, अगर आप रेशो के अकॉर्डिंगली देखो, चलो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 11 वोल्ट। अब देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये दोनों पैरेलल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों हिस्सों के दरमियान में वोल्टेज सेम होगा। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 10 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो गया है तो 1 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा। सही है ना। अगर मैं कहूँ कि ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है और ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है तो ये यहाँ पे 11 ओम बन गए और ये 11 वोल्ट है। तो इसका मतलब यहाँ से 1 एम्पेयर करंट गुजरेगा, 10 वोल्ट इधर ड्रॉप हो जाएगा और 1 वोल्ट इधर ड्रॉप हो जाएगा। ये समझ लगी बात। अब यहाँ पे आ जाते हैं इस साइड पे। मैं कहता हूँ कि ये रेजिस्टेंस लेट्स सपोज बहुत बढ़िया है, और मैं ये कहता हूँ कि लेट्स सपोज ये रेजिस्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस 1000 ओम की है। ठीक है, 1000 ओम की ये रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस अगर मैं इसी रेशो के अकॉर्डिंगली देखूँ तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँ कि ये रेजिस्टेंस अगर 100 ओम की होती है, ये 100 ओम की होती है तो ये बेसिकली 1:10 वाला ही मैकेनिज्म बनेगा। तो क्या होगा क्या कि ये अगर 1000 ओम की है और ये 100 ओम की है, क्योंकि वोल्टेज इन दोनों के दरमियान में सेम है, तो क्या होगा कि इस पॉइंट पे जो वोल्टेज आएगा ये वोल्टेज का 10 टाइम्स जो वोल्टेज ये, यानी कि वोल्टेज का यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि अगर मैं 11 वोल्ट के रिस्पेक्ट से बात करूँ, ये क्योंकि इन दोनों रेजिस्टेंस की रेशो के अकॉर्डिंगली वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा पी के क्रॉस 10 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा और क्यू के जो आर के क्रॉस है वो 1 वोल्ट ड्रॉप होगा। यहाँ से आपको समझ लगती है बात कि भाई ये डिपेंडेंट नहीं है कि ये दोनों रेजिस्टेंस सेम हो, डिपेंडेंट ये है कि इन दोनों की रेशो सेम हो ताकि जो वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस है वो ज़ीरो है। तो अगर मेरे पास बैलेंस्ड कंडीशन होती है तो बैलेंस कंडीशन का फ़ायदा क्या होता है कि मेरे पास जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो बेसिकली ज़ीरो आ रहा है। और अगर मेरे पास बैलेंस कंडीशन नहीं होती तो वोल्टेज ड्रॉप जितना भी आएगा उसके रिस्पेक्ट से हम मेजर कर लेंगे कि ये जो अननोन, ये वाली जो रेजिस्टेंस है जिसको मैं एस कह रहा हूँ, ये अगर अननोन रेजिस्टेंस है तो ये अननोन रेजिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे। अगर मुझे बैलेंस कंडीशन पे R1 भी पता है, R2 भी पता है, R3 भी पता है, तो मैं R4 मेजर कर लूँगा। या मैं कह दूँगा भाई मुझे P भी पता है, Q भी पता है, R भी पता है, तो मैं S को मेजर कर लूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि भाई इन दोनों की रेशो अगर सेम है तो ये बैलेंस है, अगर रेशो नहीं सेम तो ये अनबैलेंस्ड है। मैं बैलेंस कंडीशन के अकॉर्डिंगली मेजर कर लूँगा, मुझे कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ से व्हीटस्टोन ब्रिज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। सही है ना। अगर मैं इसको थोरेटिकली सॉल्व करूँ तो हम जो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम जो बेसिक कैलकुलेशन करते हैं तो हम कहते हैं, हम जो ये बात करते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये जो हमारे पास मीटर, अगर मैं थेवेनिन वाले फॉर्मेशन में चला जाऊँ तो थेवेनिन वाले फॉर्मेशन में क्या होता है कि हम
यानी कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, और जिधर हमने आउटपुट पे मेजरमेंट करनी है वो तो ओपन ही है। तो अगर मैं वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करूँ तो होगा क्या कि आपके पास पी और आर आपस में पैरेलल में चली जाएंगी, और क्यू और एस आपस में पैरेलल में चली जाएंगी, और उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आर की फॉर्मेशन में हमारे पास आ जाएगा। सही है। थेवेनिन की फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि ये देखो, ये जब शॉर्ट होगा तो ये देखो, ये कॉमन पॉइंट हो गया ना, इन दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ये बन गया और एक पॉइंट ये बन गया, ये कॉमन पॉइंट बन गया। तो इसका मतलब पी और आर आपस में पैरेलल होगी। यहाँ पे देखो तो ये एक पॉइंट बन गया, ये पॉइंट डायरेक्टली जो है इधर से निकल के इस पॉइंट पे भी जा रहा है, तो ये दोनों कॉमन पॉइंट हो गया, और ये दूसरा पॉइंट कॉमन हो गया। तो पी क्यू और एस भी पैरेलल हो जाएंगे, और दरमियान में एक पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ से हम इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ गई, तो हमारे पास क्या होगा कि भाई यहाँ पे जो लगा हुआ है, यहाँ पे इस एरिया में जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। मैं कहूँ ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और उस गैल्वेनोमीटर के रिस्पेक्ट से उस गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर मैं कहूँ पीएमएमसी लगा हुआ है, तो ये पीएमएमसी लगा हुआ है और ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये वो रेजिस्टेंस है जो हमने कैलकुलेट किया है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन से, यानी कि आर थेवेनिन कैलकुलेट किया। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट आ गया, यानी कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में आ गई, और उधर से हम करंट निकाल सकते हैं। तो ये हम अगर व्हीटस्टोन ब्रिज को इलेक्ट्रॉनिक्स वे में थेवेनिन फॉर्मेशन में सॉल्व करें, तो ये हमारे पास बड़ा आसान वे बनता है सॉल्व करने का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपने अंडरस्टैंड करनी है कि दो बुक्स हम फॉलो कर रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा बीच में डिफरेंस आ जाता है। अभी हम जो बुक देख रहे हैं वो है लैरी डी जोन्स की, और लैरी डी जोन्स ने और डेविड ए बेल में जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि उसने, लैरी डी जोन्स ने आर रेजिस्टेंस में R1 R2 R3 R4 यूज़ किया है, जबकि डेविड ए बेल ने R1 R2 R3 R4 की बजाय PQRS यूज़ किया है। ये बेसिक फ़र्क में आ रहा है, बाकी कुछ नहीं फ़र्क है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज लैरी डी जोन्स से अगर आप देखो तो ये आता है। ठीक है। अगर मैं इसकी इक्वेशंस देखूं तो आप देखो कि भाई हमारे पास दो ब्रांचेज हैं, दो ब्रांचेज में करंट डिवाइड हुआ, तो ये करंट I1 चला गया, ये I2 चला गया, इसी तरह ये करंट I3 चला गया, और ये करंट I4 चला गया। टेक्निकली तौर पे अगर मैं बैलेंस कंडीशन पे जाऊं तो मैं कहूँगा कि भाई जो करंट, जो वोल्टेज ड्रॉप R1 के क्रॉस हो रहा है वही वोल्टेज ड्रॉप R2 के क्रॉस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका वोल्टेज ड्रॉप देखूं तो ये क्या होगा, I1 इंटू R1। इसका वोल्टेज देखूं तो इसका क्या होगा, I2 इंटू R2। तो ये मेरी एक कंडीशन बन जाएगी बैलेंस कंडीशन पे, ये मेरे पास एक कंडीशन बन जाएगी। ठीक हो गया। और ये मेरे पास दूसरी कंडीशन बन जाएगी कि हमारे पास जो दूसरी रेजिस्टेंस बनती है वो क्या बनती है, R3 और R4 के रिस्पेक्ट से। ठीक है। और करंट क्या बनता है, वो I3 और I4 बन जाता है। अगर मैं इसका वोल्टेज देखूं तो ये क्या होगा, I3 इंटू R3, इसी तरह I4 इंटू R4 बन जाएगा। तो ये दूसरी कंडीशन हमारे पास बन जाएगी। यहाँ से अगर आप देखो तो दोनों कंडीशंस को, यानी कि इक्वल, अगर मैं इन दोनों की रेशो ले लूँ तो जो रेशो बनेगी वो रेशो हमारे पास क्या बनेगी कि भाई I3 ओवर, यानी कि R1 और R3 की रेशो और R2 और R4 की रेशो, अगर करंट के अकॉर्डिंगली देखो। अगर मैं कहता हूँ बैलेंस कंडीशन है, अगर मैं कहूँ बैलेंस कंडीशन है, तो इसका मतलब है जो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है और जो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है वो दोनों सेम है। और अगर दोनों सेम हो तो इन दोनों के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो। और अगर यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आता है तो गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं पास करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पॉइंट्स ओपन हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट ओपन हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट I1 यहाँ से पास कर रहा है वही करंट यहाँ से पास कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब I1 और I3 इक्वल हो गए। इसी तरह दूसरे केस में हम देखें तो हमारे पास जो करंट I2 में पास कर रहा है वही करंट I4 में पास कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, जो I2 और I4 इक्वल हो गए। जब I2 और I4 इक्वल हो गए और इसी तरह I3 और I1 इक्वल हो गए, तो इस कॉम्पोजिशन को अगर हम यूज़ करें तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि भाई हमारे पास क्या बना, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। दूसरा क्या बना, I1 R3 इज इक्वल टू I2 R4। अगर मैं अब इनकी रेशो लूँ, अगर मैं इनकी रेशो लूँ तो I1 I1 से कट जाएगा और I2
I2 से कट जाएगा तो क्या बनेगा, R1/R3 और R2/R4, ये हमारे पास बन गया। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, R1 × R4 = R2 × R3, यानी कि R1 जो है वो R4 के कम्बिनेशन से और R2 जो है R3 के कम्बिनेशन से देखी जाए तो ये एक इक्वेशन बन जाती है हमारे पास, सही है ना। यानी कि ये ऑपोजिट एक दूसरे की रेजिस्टेंस आ गई, यानी कि R1 मल्टीप्लाई बाय R4 जो है वो R2 मल्टीप्लाई बाय R3 के इक्वल हो, तो ये बैलेंस कंडीशन होती है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे तकरीबन ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप समझे कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिक लेवल का, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज इसी तरह की बेसिक्स पे ही रहता है। एक जनरल एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कहता हूँ डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर एक्स। अननोन रेजिस्टेंस कौन सी है, आर एक्स। आर एक्स को मेजर करना है इन द सर्किट ऑफ फिगर 5.2। एज्यूम ए नल एग्जिस्टेंस। नल एग्जिस्टेंस का मतलब है यानी कि जीरो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये नल एग्जिस्टेंस होती है। तो नल एग्जिस्टेंस पे क्या है, यानी कि ये बैलेंस कंडीशन होगी। तो बैलेंस कंडीशन क्या है कि यानी कि R1 के ऑपोजिट में, ये अगर मैं कहूँ R1 है तो R1 के ऑपोजिट में जो अननोन रेजिस्टेंस है इन दोनों का कम्बिनेशन, और R2 के ऑपोजिट में R3, इन दोनों का कम्बिनेशन, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी कि RX R1 = R2 × R3। अगर आप देखो तो 3 नोन वैल्यूज़ हैं और एक अननोन वैल्यू है, तो उसे मेजर करना बड़ा आसान है कि भाई अगर मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करूँ तो R2 × R3 डिवाइडेड बाय R1 = RX, तो वो RX हमारे पास निकल आएगी, सही है ना। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्मेशन में अगर मैं कहूँ R2 की क्या वैल्यू है, तो R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 15K, R3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 32K, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू 12K है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि 40K हमारे पास आ जाएगी, सही है। तो 40K हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस RX आ जाएगी, सेम। अब आ गई हमारे पास डिग्री के भाई, हमारे पास सेंसिटिविटी के भाई कितना डिफरेंस क्रिएट हो तो मेरा जो गैल्वेनोमीटर है वो फ्लक्चुएट करेगा। तो ये तो गैल्वेनोमीटर जो है जो फ्लक्चुएट करेगा, जो मूव करेगा ड्यू टू अनबैलेंस्ड कंडीशन। अनबैलेंस कंडीशन क्या होगी कि अगर ये रेशो इक्वल ना हो, अगर ये रेशो इक्वल ना हो तो अनबैलेंस कंडीशन हो जाएगी, और अगर अनबैलेंस कंडीशन होगी तो गैल्वेनोमीटर मेरा डिफ्लेक्ट करेगा। और अगर मेरा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा तो वो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा कि भाई या तो उसके अंदर कोई एंगल बनेगा, तो यानी कि वो एंगल या तो रेडियन की फॉर्मेशन में होगा, या वो डिग्री की फॉर्मेशन में होगा, या वो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करेगा तो वो मिलीमीटर की फॉर्मेशन में होगा। तो ये सेंसिटिविटी आ जाएगी कि भाई जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द करंट जो उसके अंदर से ट्रैवल कर रहा है, वो उसकी सेंसिटिविटी आ गई। हाँ, अगर मैं सेंसिटिविटी को करंट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो हमारे पास डिग्री आ जाएगी, यानी कि ये ऑपोजिट कर लो ना, ये करंट आया है उसको सेंसिटिविटी से मल्टीप्लाई डिग्री आ जाएगी, या रेडियन आ जाएगा, या मिलीमीटर आ जाएगा, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। अब हम सेंसिटिविटी को दूसरे एंड से तरीके से समझ, तो थेवेनिन वाले फॉर्मेशन में हम देखें तो थेवेनिन वाली फॉर्मेशन क्या बनती है। आप देखो एक वी ए है और एक वी बी है, और मैंने इक्वलेंट सर्किट डायग्राम में मैंने ये देखना है कि इधर वी ए और वी बी के क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि अप्लाइड वोल्टेज जो है वो ई है, अगर मेरे पास अप्लाइड वोल्टेज ई है, तो आप देखो जो ई वोल्टेज आ रहा है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे आ रहा है। इसका मतलब है कि जो R1 और R3 पे ई वोल्टेज आ रहा है, इसी तरह R4 और R2 पे ई वोल्टेज आ रहा है। तो वी ए क्या होगा, वी ए बेसिकली क्या होगा कि जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 है, और R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालूं तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडर रूल लगाऊंगा, R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3 इंटू ई करेंगे तो वो हमारे पास वी ए आ जाएगा। दूसरा कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे वोल्टेज सेम है, दूसरी साइड पे क्या है कि मेरे पास R4 है और R2 है। ये दोनों कॉम्बिनेशन बन गया, डिवाइडर सर्किट लगाएंगे तो R4 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वी बी बन जाएगा, R4 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R4 करेंगे तो ये हमारे पास वी बी बन गया। अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैंने ये चीज़ चेक करनी है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में वोल्टेज क्या आ रहा है, तो वो वोल्टेज क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, यानी कि वी ए में से वी बी को निकालें तो वो क्या बन जाएगा, वी थेवेनिन बन जाएगा। वी थेवेनिन क्या है कि भाई इन दोनों के दरमियान में वोल्टेज, अगर आप यहाँ से देखो जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था, तो वी थेवेनिन क्या बन रहा है
कि भाई इस रेजिस्टेंस के क्रॉस और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों के दरमियान में जो वोल्टेज आ रहा है तो वो वोल्टेज वी थेवेनिन बन रहा है। तो वी थेवेनिन हमने निकाला तो वो वही वी ए माइनस वी बी गया, तो वी ए जो इक्वेशन बनाई हुई है माइनस वी बी गया, तो वो वी थेवेनिन हमारे पास आ गया। सही है ना। तो वी थेवेनिन क्या है कि हमने ई को कॉमन ले लिया, उसके बाद ये हमारे पास आया और ये एक इक्वेशन बन गई दूसरी इक्वेशन। अगर मैं आर थेवेनिन निकालूँ तो आर थेवेनिन क्या निकलेगी, आर थेवेनिन क्या होगी कि भाई यहाँ से अगर मैं कहूँ तो आर थेवेनिन क्या होगी कि अगर मैं ये रेजिस्टेंस को ज़ीरो लेता हूँ, ज़ीरो लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो आर वन जो है, आर वन जो है वो आर थ्री के पैरेलल में चली जाती है। इसी तरह आर टू जो है वो आर फोर के पैरेलल में चली जाती है। आर वन आर थ्री के पैरेलल में जाएगी तो आर वन और आर थ्री का पैरेलल कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा। इसी तरह आर टू आर फोर के पैरेलल में जाएगी तो आर टू का आर फोर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास करंट क्या बन जाता है, आई इज इक्वल टू वी थेवेनिन, आई इज इक्वल टू वी थेवेनिन डिवाइडेड बाय आर थेवेनिन प्लस आर जी। ये हमारे पास करंट बन जाता है। सही है ना, जो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस हमारे पास आता है। तो ये हमारे पास आर थेवेनिन निकली, ये हमारे पास वी थेवेनिन निकली, और जब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो ये वी थेवेनिन आर थेवेनिन और यहाँ पे कहीं पे आपके पास गैल्वेनोमीटर लग जाता है। तो जब गैल्वेनोमीटर लग गया तो गैल्वेनोमीटर की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी, तो जो टोटल करंट निकालेंगे वो क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, आर थेवेनिन डिवाइडेड बाय आर जी, तो गैल्वेनोमीटर का करंट निकलेगा। सही है ना। तो ये सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंगली हमारे पास करंट निकला था। सही है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर in the circuit 5.6. The easiest way to solve for the current is to find the Thevenin equivalent circuit for the bridge as seen by the galvanometer. Thevenin voltage is calculated, तो Thevenin voltage आपके पास क्या कैलकुलेट होगा, ये आप अगर फिगर देखो तो हमारे पास क्या होगा कि भाई पैरेलल कम्बिनेशन में हम पैरेलल कम्बिनेशन ही डिवाइडर सर्किट में हम देखें तो आर थ्री डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर थ्री, आर फोर डिवाइडेड बाई आर टू प्लस आर फोर करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वी थेवेनिन बन जाएगा। तो इसको फिजिकली तौर पे सॉल्व करते हैं तो 3.5 डिवाइडेड बाई 3.5 प्लस वन, 7.5 डिवाइडेड बाई 7.5 प्लस 1.6, तो ये हमारे पास वी थेवेनिन बन गया। यानी कि टोटल वोल्टेज है, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी थेवेनिन हमारे पास आ जाएगा। आर थेवेनिन निकालें तो आर थेवेनिन क्या होगा कि इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर वन का आर थ्री के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन और आर टू का आर फोर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सही है ना, आर टू का आर फोर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन और आर वन का आर थ्री के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पास बनेगा, उस पैरेलल कॉम्बिनेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आर थेवेनिन निकलेगी। जब आर थेवेनिन भी निकल गई वी थेवेनिन भी निकलेगी तो करंट मैं निकालूंगा तो वी थेवेनिन डिवाइड बाय आर थेवेनिन प्लस गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस। जब हम इन दोनों का करंट निकालेंगे तो ये हमारे पास टोटल करंट निकलेगा, ये गैल्वेनोमीटर का करंट जो गैल्वेनोमीटर के अंदर से पास कर रहा है। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज की बेसिक्स क्लियर हो जाती है। अगर आपने व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपकी बुक अपलोड कर दूंगा, लैरी डी जोन्स सेकंड एडिशन की है। और लैरी डी जोन्स में अगर आप प्रैक्टिस करनी है असूलन तो ये बनता है कि आप इस बुक के चैप्टर 5 की सारे एंड वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। प्रैक्टिस के लिए मैं ये कहता हूँ, आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप 5.1 से 5.4 तक ज़रूर प्रैक्टिस करो। और बेसिकली ये जब लेक्चर अपलोड होता है तो उसके यानी कि ये मंडे को मैं अपलोड करूँगा। तो अब ये है कि आपने थर्सडे तक ये 4 एग्जांपल्स आपने इसको मुझे शेयर करनी है। करनी किस तरह शेयर है कि आपने 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 A4 शीट पे सॉल्व करनी है। हैंड रिटन सॉल्व की, उसकी पिक्चर ली, उसे PDF में कन्वर्ट किया और PDF में कन्वर्ट करने के बाद मुझे शेयर अपलोड कर देनी है। ठीक है, ये आपके पास, ये आपकी बेसिकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। ठीक है, जो आपने करनी है। ठीक हो गया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।